कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के वन ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर तरंग गति यानी वेव वेलोसिटी और साउंड्स यानी ध्वनि को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इससे रिलेटेड इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड आने वाले सारे वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा तरंग, वेव। व्हाट इज वेव? तो बेसिकली वेव इट इज़ नथिंग बट, पहले मैं इसके डिफिनीशन पे जाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा एक छोटा सा एग्जांपल दे करके, आप उसको रिलेट करेंगे। जब मैं इसके डिफिनीशन को बताऊंगा तब आप उसको रिलेट करेंगे। बचपन में आप जब देखते होंगे कि किसी दीवार से या किसी चीज़ से एक रस्सी बांधी हुई है, रस्सी सपोज कि ये टाइट किया हुआ है और यहाँ पे आप हो, आपके हाथ में रस्सी है, ठीक है। जब आप इस रस्सी को हिलाओगे, है ना, इस रस्सी को हिलाओगे तो इसमें कुछ इस टाइप का एक वेव टाइप का बनता है, इस टाइप का एक नीचे ऊपर करके एक बनता है। अगर आप यहाँ पे हाथ में रस्सी रखे हो तो अगर आप इसको हिलाओगे तो ये नीचे ऊपर होकर के ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये जो नीचे ऊपर होने का चीज़ जो है ना, इसी चीज़ को वेव कहते हैं। ये जो पिच बन रहा है, ये जो वृत्ताकार टाइप का जो पाथ बन रहा है ऐसा टाइप का, तो ये क्या है, इसी पाथ को हम लोग वेव कहते हैं। और इसी चीज़ को और समझते हैं जैसे वाटर। सपोज कि अगर हमारा एक ऐसे आप समझो कि एक नदी है ना, नदी है, इसमें बहुत सारे वाटर, मतलब बहुत सारे, नदी में तो ऑब्वियसली पानी रहते हैं, तो इसमें बहुत सारे पानी है। पानी शांत है, अभी हिल नहीं रहा है। आपने अचानक से आया और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और इसमें फेंक दिया, तो क्या होता है, इसके वाटर नीचे ऊपर होते हुए चारों तरफ ऐसे नीचे ऊपर होने लगते हैं। तो ये क्या है, जो ये नीचे ऊपर जो हो रहे हैं ना, यानी कि इसका जो डिस्टरबेंस हो रहा है अपने जो इसका नियत स्थान था जहाँ पे वो ऑलरेडी उसके वाटर के मॉलिक्यूल थे सरफेस पे, वो रेस्ट मोशन पे थे। जैसे हमने पत्थर मारा तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे ऊपर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, अपने मीन पोजीशन से डेविएट होने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार रस्सी को भी जैसे ही हम लोगों ने ऐसे हिलाया तो रस्सी के जो ये पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे छोटा सा पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट, ये क्या हुआ, नीचे ऊपर होना शुरू हो गया। यहाँ का छोटा पार्ट नीचे ऊपर, जैसे कि यहाँ देख रहे हो, ये अगर मान लो इस रस्सी का मीन पोजीशन है, यानी मीन पोजीशन बीच वाला है, तो ये रस्सी का थोड़ा पार्ट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, नीचे ऊपर ऐसे कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में अपने मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसके जितने पार्टिकल है, इस रस्सी के जो पार्टिकल है, छोटा छोटा टुकड़ा है, वो डेविएट कर रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, डिफिनीशन को देखते हैं। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ, डिस्टरबेंस होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। अब ऊर्जा मैंने कैसे बोला, ऊर्जा को यहाँ पे आप ऐसे रिलेट करो कि जैसे ही आपने रस्सी में ऐसे हिलाया तो क्या हुआ, अपना एनर्जी आपने उस रस्सी को हिलाने में लगाया। दैट मीन्स क्या कि आपने इसमें रस्सी को एनर्जी दिया। तो ये एनर्जी कैसे फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, यानी इसके जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं वो यहाँ से उठता इस दीवार के एंड तक आया। ठीक उसी प्रकार नदी में जैसे ही आपने ईंट फेंका तो क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स, जैसे ही रस्सी उस पत्थर को फेंका आपने, तो जो उस पत्थर के साथ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी, वो क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया वाटर में, और वाटर में जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करना शुरू कर गया इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होने पर मध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते। अब ये इस बात का किस चीज से लेना देना है, तो ये देखो, जैसे ही रस्सी को हम लोगों ने हिलाया था, जैसे ही हम लोगों ने रस्सी को, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूं, तो जैसे ही हमने इस रस्सी को हिलाया तो ये क्या हो गया, आप देखो, ये रस्सी का जो ये पॉइंट है, ये हिस्सा, अगर रस्सी स्ट्रेट होता, कुछ यूं होता, ऐसा रस्सी अगर सीधा होता, है ना, इसके रस्सी, ये जो रस्सी है ऐसा अगर होता, तो जैसे ही हम लोगों ने इस रस्सी को हिलाया तो इसके जो पार्टिकल हैं, यानी कि ये जो यहाँ वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या हुआ, नीचे आ गया, नीचे आया, फिर अगेन ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ का पार्टिकल क्या हो गया, ऊपर चला गया, और यहाँ का पार्टिकल फिर नीचे चला आया, ऊपर नीचे कर रहा है ना।
तो ये कह रहे हैं कि ये रस्सी का जो यहाँ का पार्टिकल है वो आगे मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा है, ये अपने इसी पोजीशन पे है, जो जिस पोजीशन पे था इनिशियल उसी पोजीशन पे नीचे ऊपर कर रहा है ना। तो ये बात कहना चाह रहा है कि किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होने पर माध्यम के कण, यानी जो ये माध्यम है, ये रस्सी जो है, इसका जो पार्टिकल है, इसका छोटा छोटा रस्सी का जो छोटा हिस्सा है वो अपने पोजीशन से आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे मतलब ये रस्सी बढ़ के यहाँ नहीं चला रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि नीचे ऊपर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे नीचे ऊपर हो रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर हो रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। आप प्रैक्टिकली इस चीज को देख सकते हैं। जब आप अभी मैं क्लास जब खत्म होगी तो आप जाना घर पे, एक रस्सी को दीवार में बांधना और उसको आप जोर से हिलाना, तो क्या होगा कि उसके पार्टिकल नीचे ऊपर करेंगे पर आगे नहीं जाएंगे, वो आपके रस्सी हाथ में ही रहेंगे। पर क्या होगा कि परपेंडिकुलरली वो आगे नीचे ऊपर मीन पोजीशन से डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तरंग गति, वेव मोशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तरंगों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेव। वेव जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक वेव, मैकेनिकल, इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल वेव, और दूसरा विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये दो टाइप के वेव होते हैं। जो मैकेनिकल वेव है हमारा, मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे, इन हिंदी यांत्रिक तरंगे, ये वो तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, यहाँ पे ये एक मिसप्रिंट है, ये नहीं होगा, ये होता है। यानी कि जो मैकेनिकल वेव होते हैं उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम बोले तो माध्यम, किसी भी माध्यम का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग जो साउंड वेव होते हैं या फिर इस टाइप के जितने भी हैं, जिनको अगर मीडियम नहीं देंगे, मतलब सॉलिड, लिक्विड या फिर एयर, अगर हम मीडियम नहीं देंगे तो ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे ये वेव। यानी कि अगर इनको दूसरी तरीके से समझें कि अगर इनको यूनिवर्स यानी अर्थ के बाहर यूनिवर्स में लेके चले जाएं, निर्वात में लेके चले जाएं, या बोले वैक्यूम में लेके चले जाएं, तो ये जो वेव्स हैं यानी मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इसके दो टाइप हैं, एक ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, एक है अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा उसका इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखेंगे पहला क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। जब तरंग की गति दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होते हैं, मतलब जो तरंग है, वेव जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके परपेंडिकुलर इसके जो पार्टिकल्स होंगे उस वेव के मोशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे। जैसे वेव इन स्ट्रिंग में देखो, जब हम लोगों ने देखा था अभी कि अगर हम स्ट्रिंग को अगर हिलाएंगे, यहाँ से अगर हिलाएंगे तो ये क्या होता है, ये जो वेव होते हैं ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से। तो ये आप देखो, जो ये रस्सी है, इसके जो वेव क्या होते हैं, ऐसे अगर हम लोगों ने हिलाया तो ये ऐसे करते हुए दीवार की तरफ बढ़ते हैं। यानी मोशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। लेकिन इनके पार्टिकल का डायरेक्शन देखिए तो ये नीचे ऊपर, ये मीन पोजिशन से नीचे ऊपर डेविएट हो रहे हैं, नीचे और ऊपर डेविएट हो रहे हैं। यानी कि बोले तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर इसके पार्टिकल मोशन करेंगे, तो इसी को कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो इस प्रकार आगे है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग आदि अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। मतलब वाटर में भी आप देखते हो, जब हम किसी कण को डालते हैं तो क्या होता है, वाटर जो पानी होता है वो ऐसे करके चारों तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब बढ़ तो आगे की तरफ रहे, लेकिन वाटर के जो पार्टिकल सरफेस के नीचे ऊपर करते हैं। ठीक है, ये तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है, द्रवों के अंदर ये तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। तो ये कहना चाह रहा है कि तरंग जो है यानी अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, सिर्फ सॉलिड के लिए ही है, और अगर द्रव के लिए है तो वो सिर्फ सरफेस के लिए है, ना कि अंदर। यानी कि वाटर के लिक्विड के अंदर जो होंगे वो नीचे ऊपर कंपन करके आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब इस टाइप का जो मैकेनिकल वेव का जो ये स्पेशल केस यानी ट्रांसवर्स वेव का वो एग्जाम्पल नहीं बनेगा। हमेशा इसके सरफेस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ही ट्रांसवर्स वेव शो करेंगे, बाकी ये सॉलिड के लिए 100% वैलिड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे। जब तरंग की गति दिशा माध्यम के कणों के कंपन के करने की दिशा के अनुदिशिक या उसके समांतर होती है, ये इस टाइप के मोशन शो करेंगे। आप देखें, जैसे अगर इनको आगे जाना होगा तो ये क्या करेंगे, आगे ऐसे करते शो करेंगे। मतलब आगे थोड़ा आ जाएंगे, फिर पीछे, आगे ऐसे करके
शो करेंगे, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इसी डायरेक्शन में वेव भी मोशन कर रहे हैं और इनके पार्टिकल का डिस्टर्बेंस ऐसे 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 आगे पीछे होते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो है वायु में उत्पन्न तरंगे, जो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें जो तरंग होते हैं वो होते हैं। और दूसरा क्या, भूकंप की तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। स्प्रिंग से समझें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग में अगर हम जैसे ये हमारा सपोज कि स्प्रिंग है, इसको हमने खींचा, इधर खींचा और इसके छोड़ोगे तो ये तो स्प्रिंग अंदर की तरफ भागेगी, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स है वो आगे आगे ऐसे ऐसे कंपन होते हुए आगे जाएंगे। तो यानी कि कंपन भी इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं और इनके जो पार्टिकल का मूवमेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपने देख लिया, ध्वनि तरंगे भी इसके एग्जाम्पल हैं। ये सारे कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को एग्जाम्पल शो करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण है। ये तीन तरंगे सभी माध्यमों ठोस, द्रव तथा गैस में उत्पन्न की जा सकती है। जैसे इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था ट्रांसवर्स वेव में, वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के सरफेस वाले एरिया के लिए वैलिड था, बट ये क्या है, ये तीनों माध्यमों के लिए, तीनों मीडियम के लिए वैलिड है, यानी ठोस के लिए भी, द्रव के लिए भी और गैस के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये दूसरा भाग है, यानी कि एक पहला हमारा था मैकेनिकल वेव, उसके दो पार्ट को हम लोगों ने देखा, मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ये है दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी मैकेनिकल वेव का के बाद का ये दूसरा, अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बेसिकली क्या होते हैं, जिन तरंगों के, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूं। विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसी को बेसिकली ये बोलते हैं। लेकिन डिफिनीशन देखें, जिन तरंगों के संचरण के लिए, यानी कि ऐसे वेव्स जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एग्जाम्पल रेडियो तरंग, रेडियो वेव, प्रकाश की तरंगे, जो लाइट का जो वेव होता है वो, एक्सरे, ये सारे विदाउट मीडियम ट्रेवल करने वाले वेव्स हैं। इसका पॉइंट है, ये तरंगे निर्वात वैक्यूम में भी प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से संचरित हो सकती है। वैक्यूम बोले तो अर्थ के बाहर, जैसे यूनिवर्स में भी चले जाएंगे, तो अगर ये वेव को ट्रेवल करने की जरूरत पड़ी तो ये इसके जो स्पीड होंगे वो क्या होंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ऐसे ही, ठीक है। तो पहला है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, बेसिकली इसको सूचित लैम्डा से किया जाता है। माध्यम के किसी कण के, पहले मैं इसके फिगर को दिखाना चाहूंगा आपको, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूं ये क्या होते हैं। पहले फिगर को देखते हैं। जैसा हम लोगों ने बताया था कि अगर रस्सी को एक छोर से, एक एंड को दीवार से बांध दे और दूसरे एंड पे अगर आदमी को खड़ा करके इसको ऐसे हाथ में पकड़ के हिलाएं तो ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस बनेगा। तो ये बेसिकली ये वेव बनेंगे, ठीक है, वेव बनेंगे। तो ये एक जो है ना रिपीटिंग पाथ बनता जा रहा है, ऐसे ऐसे करके नीचे ऊपर होते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि एक कंप्लीट पाथ कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, या फिर बोले यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है। तो जो ये कंप्लीट एक सर्किल यहाँ से जो रिपीटिंग पाथ शुरू होते हैं, तो इन दोनों बिग के बीच के, यानी कि एक हाफ साइकिल इसको कहते हैं और ये अनदर हाफ साइकिल मिलके एक फुल साइकिल बनते हैं। इन पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो लैम्डा कहलाते हैं, तरंग दैर्घ्य कहलाते हैं। मतलब ऐसे बोले कि माध्यम के किसी कण के एक कंपन के समय तरंग जितनी दूरी तय करती है, यानी कि 1 टाइम इंटरवल में जितनी दूरी तय करती है उसे लैम्डा कहते हैं। या ऐसे बोले कि एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को लैम्डा कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में किन्हीं दो निकटवर्ती श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी, श्रृंग इसको कहते हैं, यानी कि इसको मीन पोजीशन या फिर मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस वेव, है ना, ऐसा टाइप करके। तो ये दूसरा हो गया। तो ये श्रृंग कहलाता है, ये गर्त कहलाता है ना, पिक पॉइंट, ये दोनों पिक पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाते हैं, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसके जो एसआई मात्रक होते हैं, मीटर, ऑब्वियसली ये लेंथ की बात करते हैं। जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, बेसिकली इट इज नथिंग बट लेंथ, ये लेंथ है ना, तो लेंथ का ऑब्वियसली यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। हमेशा ध्यान रखें, जब भी फिजिकल यूनिट सेम नेम से होंगे, जैसे लेंथ, मास, तो उसके जो यूनिट होंगे रिस्पेक्टिवली वही होंगे जो आमतौर पे हम सब जगह यूज करते हैं। तो ये इसका क्या है, यहाँ पे अगेन हम लेंथ की बात करते हैं, इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी।
आवृत्ति, हिंदी में बोले तो आवृत्ति। माध्यम का कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है, मतलब ये बोले कि 1 सेकेंड में जो जितना ये जो वेव जो फॉर्म कर रहे हैं, ये जो साइकिल बना रहे हैं, 1 सेकेंड में कितनी आवृत्ति यानी कितना रिपीटेशन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। माध्यम का कोई कण यानी कि जो रस्सी, जैसे हम लोगों ने ऐसे ऐसे रस्सी है, सपोज कि हमारा ये रस्सी है बीच का, तो ये रस्सी नीचे ऊपर हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंपन करना। ये रस्सी नीचे ऊपर जो वाइब्रेट कर रही है, डेविएट हो रही है, तो 1 सेकेंड में ये कितनी बार नीचे ऊपर करती है, 1 सेकेंड में कितनी बार, जैसे कि 1 सेकेंड में एक बार ऊपर गई, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ऐसे ही जितने बार कंपन करेंगे 1 सेकेंड में, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, आवृत्ति। इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज, HZ, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HZ, इसको हर्ट्ज, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट्ज, है ना, तो इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। अब है हमारा तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। जो वेव वेलोसिटी है, तरंग वेग, वो बेसिकली क्या होता है कि मीडियम में कण के द्वारा जो पार्टिकल है वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, उसे तरंग कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में क्या तय की गई दूरी को ही उसको क्या कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं, वेव वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, इसको v से सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक, अगेन ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का या स्पीड का वो जो यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, है ना, तो ये अगेन मीटर पर सेकेंड इसका एसआई मात्रक होगा। तरंग का वेग भी आवृत्ति n, फ्रीक्वेंसी n है, और तथा तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा है के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बोले तो तरंग वेग यानी वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य। तो n फ्रीक्वेंसी से को सूचित किया गया, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, तो यानी v यानी वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा। ये फॉर्मूला याद रखें, बहुत पॉपुलर है, v इक्वल टू n लैम्डा, v इक्वल टू m लैम्डा, बार बार रट लगा लें ताकि आपको याद रहेगा, v इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आवर्तकाल, टाइम पीरियड। इट इज नथिंग बट पूरे एक तरंग, ये बेसिकली क्या होते हैं, पूरे एक तरंग के निर्माण में लगा समय, यानी एक कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसी को क्या कहेंगे। जैसे अगर एक कंप्लीट सर्किल की बात करें तो इस इंड से लेकर के इस इंड तक जाने में जो टाइम लगेगा उसी को क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। यानी एक कंप्लीट सर्किल को ट्रेवल करने में जो पार्टिकल को टाइम लगेगा, जो वेव को टाइम लगेगा, उसी को टाइम पीरियड कहेंगे। इसका जो मात्रक होता है, इसके यूनिट होते हैं, टाइम का जो यूनिट जनरली होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसमें अगेन ये क्या हो गया, टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। ओके, ये है पॉपुलर फॉर्मूला है, हर चीज में ये यूज होता है। फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड में रिलेशन होते हैं, T इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n। n क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रिसिप्रोकल होते हैं, है ना, टाइम पीरियड के रिसिप्रोकल होते हैं। या फिर ऐसे बोलें कि टाइम पीरियड इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 हो जाएंगे, है ना। इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अगर ये t को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो एक डिफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड और जो आवर्तकाल, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल और n यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा, तो देखते हैं, आइए आवर्ती तरंगों का ग्राफ देखते हैं, कैसे हम लोग फुल सारा समझते हैं क्या क्या है इसमें। सारे चीज को डिस्कस किया गया है, सारे चीज को मेंशन किया गया है, देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो जो हम लोगों ने पाथ देखा, जो वेव ट्रेवल, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, ट्रांसवर्स जो वेव होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से पाथ होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं, यानी कि जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम हाइट, जितनी दूर तक ये इसके पार्टिकल डेविएट हो सके, उस मैक्सिमम हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। आयाम, हिंदी में बोले तो आयाम, मैक्सिमम डेविएशन इन वाई डायरेक्शन में जो ये पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं उसको आयाम कहेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होते हैं, दो कंप्लीट साइकिल के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको लैम्डा, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। दो कंप्लीट डायरेक्शन, ये जैसे यहाँ से O से लेकर के D तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ये सारा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लैम्डा, ठीक है। या फिर ऐसे यहाँ के इस पिक पॉइंट से लेकर के नेक्स्ट वाले पिक पॉइंट तक की दूरी भी क्या कहलाएगी, लैम्डा, ठीक है। ये जो y डायरेक्शन में क्या होगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में क्या होगा, दूरी, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से जो ये डेविएट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, उसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा ध्वनि को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आते हैं।
पहला पॉइंट है हमारा ध्वनि की चाल, है ना, ध्वनि स्पीड ऑफ साउंड। तो ये बेसिकली क्या है, वैक्यूम में जो साउंड की स्पीड होती है, निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। तो सबसे पहले ये एक बात जानेंगे, जो साउंड का स्पीड होता है, साउंड जो होते हैं वो निर्वात में ट्रेवल नहीं करते हैं, यानी साउंड जो वेव है वो बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। साउंड जो है, ध्वनि क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, इसलिए ये और ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल करने के लिए हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स ये निर्वात में या वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ध्वनि की चाल उस माध्यम पर निर्भर करती है। दूसरी बात क्या, जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, चाल उसके मीडियम पे निर्भर करती है कि किस माध्यम से होकर के वो गुजर रही है, जिसमें से होकर ध्वनि गुजरती है। भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चालें भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ठोस पदार्थ बोले तो सॉलिड पदार्थ, जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो उसमें सबसे अधिकतम द्रव मतलब लिक्विड, जैसे वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर कोई भी टाइप का लिक्विड पदार्थ उसमें उससे कम यानी सॉलिड से कम उसमें होता है। और गैस में गैस जैसे हवा में सबसे न्यूनतम होता है। मतलब अगर हमें अच्छा इस ऑर्डर को आप याद रखें, ताकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, एग्जांपल देता है कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा मैक्सिमम होगा। पहला ऑप्शन दे देगा एल्युमिनियम सपोज, दूसरा ऑप्शन दे देगा वाटर या फिर ऑयल, तीसरा ऑप्शन दे देगा कुछ और, चौथा कुछ और देगा, एयर, गैस, कुछ भी। तो सबसे पहले आपको उसमें से वाइजली चूज करना है, जो सॉलिड होंगे उसमें ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि का आवृत्ति यानी उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। मतलब अगर मान लो फ्रीक्वेंसी किसी साउंड, एक साउंड ए है हमारे पास और साउंड बी है, ये अलग अलग दोनों वेव है ए और बी। अगर ये जैसे अगर हम इस मीडियम में इसको ट्रेवल करा रहे हैं, ठीक है, इस साउंड ये इससे इंटर किया, इससे इंटर किया, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन इसके जो स्पीड होंगे ना वो दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये जो स्पीड का फ्रीक्वेंसी अलग है बट इसके जो मीडियम क्या है वो सेम है। तो जो इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी इस साउंड का फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, तो भी साउंड का स्पीड क्या होगा, किसी मीडियम में सेम ही होगा। मतलब स्पीड ऑफ साउंड डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी माध्यम में प्रत्यास्था गुणांक बोले तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, COEFFICIENT कोफिशिएंट है ना। अगर किसी माध्यम में इलास्टिसिटी कोफिशिएंट E हो और घनत्व यानी डेंसिटी D हो, तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल V इक्वल टू अंडर रूट E बाई D होता है। V इक्वल टू अंडर रूट E बाय D होता है। E क्या है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट यानी प्रत्यास्था गुणांक, और D क्या है, डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। ये कुछ डाटा हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, जैसे कि वाटर की बात करें तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल जो होती है 1450 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और शुष्क वायु यानी कि जो हॉट एयर, शुष्क वायु में बात करें तो 332 है ना, 332 मीटर पर सेकेंड। लोहा यानी आयरन की बात करें तो 5100 मीटर पर सेकेंड, और एल्यूमिनियम की बात करें तो 6400। इस सारे डाटा को आप ध्यान रखें। देखें जो ये सॉलिड है यानी लोहा और एल्यूमिनियम, ये वाटर और एयर के रिस्पेक्ट में देखें बहुत ज्यादा इसमें स्पीड है, ठीक है। जैसे इसमें देखें शुष्क वायु यानी एयर में देखें तो मात्र 332 ही है, वेरेज एल्यूमिनियम यानी जो सॉलिड है इसमें 6400, कितने टाइम्स मोर है। और जल की बात करें तो जल के कंपैरिजन में एयर का क्या है, कम है, ठीक है। जल का 1450 है और एयर का क्या है 332 ही है मात्र, ठीक है। तो इस सारे डाटा को आप ध्यान में रखें, ये डाटा दिया गया है ताकि आप कंपेयर कर सकें सॉलिड लिक्विड गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि तरंगों की आवृत्ति प्रास यानी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। जो ध्वनि तरंगों को उसके आवृत्ति प्रास यानी फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इस तीनों को ध्यान से रखेंगे, इनके तीनों के जो फ्रीक्वेंसी रेंज हैं उसको ध्यान से आप याद रखेंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा अवस्रव तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। जो ये वेव्स होते हैं जिन तरंगों का आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम यानी 20 हर्ट्ज से कम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसे अवस्रव तरंगों के मतलब
उसमें रखा गया है, रेंज में रखा गया है। ये तरंग भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। जो अर्थ के अंदर जो भूकंप होती है, जो अर्थ के अंदर अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो उस टाइम पे जो तरंग उत्पन्न होती है वो बेसिकली इंफ्रासोनिक वेव होते हैं, ठीक है। उनके रेंज लेस देन 20 हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल वेव्स। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं, वैसे वेव्स जिनको हम सुन सकते हैं उन्हें हम श्रव्य तरंग कहते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जो नेम होते हैं जनरली उसी से डिफिनीशन आते हैं। ऑडिएबल, ऑडिएबल मतलब ऑडियो जिसका सुन सके, ऑडियो 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 जिसका सुन सके, यानी जिसकी आवाज हम सुन सके, जिस तरंगों को हम सुन सके, उसी को हम क्या कहेंगे, श्रव्य तरंगे या ऑडिएबल वेव्स। इनके जो फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं उसको ध्यान रखें, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का इसका जो होता है ऑडिएबल वॉइस का रेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। अच्छा, ये एक पॉइंट इसको देखें, इस न्यूनतम और उच्चतम आवृत्ति के प्रास को श्रव्यता सीमा भी कहते हैं, लिमिट्स ऑफ ऑडियोबिलिटी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसान श्रव्यता सीमा का वो रेंज बताएं, ठीक है। तो आपको बताना है 20, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से, उसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000, है ना, 20,000 HZ, है ना, ये रेंज हो गया, ठीक है। अब है अल्ट्रासोनिक साउंड। वेत अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, है ना, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है ना, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। मतलब सबसे कम रेंज क्या होगा, 20 हर्ट्ज से लेस, उसके बाद क्या होगा मोर देन 20,000, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, और 20,000 से अंदर, ठीक है। और उसके बाद 20,000 से सबसे ज़्यादा वो क्या कहलाएंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव साउंड कहते हैं, ठीक है। इन तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो जो ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ देखते होंगे, छोटे से वॉइस को भी ये सुन लेते हैं। मतलब बहुत बहुत कम, ज़्यादा मतलब बोले तो धीरे से भी आवाज़ निकलते हैं तो हम सुन लेते, कुत्ते बिल्ली वगैरह सुन लेते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी जो होते हैं बहुत हाई होते हैं, बहुत जल्दी उसका फ्रीक्वेंसी पास कर जाता है। तो इसलिए इसके रेंज क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव का डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो उसका आंसर क्या होगा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ओके। अब क्या है, ध्वनि की चाल पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, ठीक है। स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट जो है उस पर अलग अलग फैक्टर्स क्या इफेक्ट करेंगे, उनको देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला है ताप का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें है माध्यम का ताप बढ़ाने पर, यानी मीडियम का जो टेम्परेचर है अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो कैसे बढ़ेगी, ये फॉर्मूला है, ये कुछ ऐसे फॉर्मूला है VT, यानी कि वेलोसिटी एट टेम्परेचर T, स्मॉल t है, ये t मल्टीप्लीकेशन में नहीं समझेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T इक्वल टू क्या होता है, 332 प्लस का 0.61 इंटू T, यानी कि टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इसका प्लस 0.61 इंटू T हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करेगा तो उसको कितना इंक्रीज हो जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा उसकी स्पीड। ये बेसिकली क्या है कि आप देखें कि यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट है, 332 क्या है, कांस्टेंट, प्लस 0.61 इंटू T है। तो T बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.61 से। तो जैसे T इंक्रीज होगा तो वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 0.61 से मल्टीप्लाई होगा, और जितने डिग्री इंक्रीज होगा उतना इसका मल्टीपल बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान रखें, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये याद रखें, वायु में ध्वनि की चाल पर कोई दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वायु में यानी एयर में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो प्रेशर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दें डिक्रीज कर दें तो इस पर घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता बोले तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ओके। आर्द्र या नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ठीक है। अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से अधिक होती है, ठीक है। तो अब ये देखिए बेसिकली ये घुमा के बोला जा रहा है कि जो डेंसिटी यानी अगर हम बोलें कि अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होंगे आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से अधिक होती है। मतलब शुष्क वायु से यानी कि जो हमारा नमीयुक्त वायु है उससे ज़्यादा शुष्क वायु यानी कि गर्म हवा में गर्म मतलब बोले तो शुष्क जो वायु होगा उसमें ज़्यादा स्पीड होगा। इसका कारण क्या है? डेंसिटी। इसका कारण क्या है? डेंसिटी। याद कीजिए अभी जस्ट पहले हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इजक्वल टू वी इजक्वल टू √E/d पढ़े थे, है ना। √E/d ये क्या था? E इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, है ना, और ये क्या था? D डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √D, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज करेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। ये डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर देगा, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ देखें कि यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा गया है आर्द्र या नमी युक्त वायु का जो डेंसिटी होता है वो शुष्क वायु के डेंसिटी से कम होता है। मतलब शुष्क वायु का जो डेंसिटी होता है क्या होता है? कम होता है। तो कम डेंसिटी जिसका होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली शुष्क वायु की अधिक होगी वेलोसिटी, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला हैं उसको अलग नोट करके रखें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें तो आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा, और जब भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला हम लोगों ने इस चैप्टर में यहाँ पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीव्रता, इंटेंसिटी। तो तीव्रता बेसिकली होता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? इंटेंसिटी के वर्ड से ही पता चल जाता है। जैसे कोई भी हम बोलते हैं कि अगर साउंड बज रहा है, ठीक है, एक छोटे से स्पीकर को बजाएं, यानी कि फोन के स्पीकर में म्यूजिक बजाएं, ठीक है, या होम थिएटर या बड़े साउंड के बीच में जो म्यूजिक बजा है, तो दोनों का हम कह सकते हैं कि मोबाइल के जो साउंड है उसके इंटेंसिटी कम है, उसके इंटेंसिटी क्या है? कम है, और साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा है, ऐसा बोलते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो उसको इसके डिफिनेशन पे आते हैं, तब आपको अब आसानी से समझ में आएगा। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें धीमी या तेज सुनाई देती है। मतलब जिसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा वो हमें तेज सुनाई देगा, और जिसका इंटेंसिटी बहुत कम होगा वो हमें बहुत धीरे सुनाई देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? किसी भी ध्वनि के तेज या कम सुनने का एक फैक्टर है जिसको हम इंटेंसिटी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा तेज सुनाई देगा, कौन कम सुनाई देगा। तीव्रता ध्वनि स्रोत के कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होंगे, लाइट सोर्स, वो क्या होंगे? बेसिकली आयाम, एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। ए फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं ये तो पता ही होगा। एम्पलीट्यूड किसके कहते हैं? अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, है ना। जो दो कंजिक्यूटिव वेव्स होते हैं, जो वेव फॉर्म होते हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम डेविएशन होता है अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डेविएशन जो होता है, मैक्सिमम डेविएशन क्या है? ये मैक्सिमम डेविएशन है और ये डेविएशन है, तो ये मैक्सिमम डेविएशन ही क्या कहलाता है? ए, यानी एम्पलीट्यूड, ओके। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा इसी का पॉइंट है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से में मापी जाती है। जैसे लेंथ को मीटर में मापा जाता है, टाइम को सेकेंड में या आवर में मेजर किया जाता है, उसी तरह से साउंड यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ पे कुछ डाटा दिए हैं, कुछ ध्वनि स्रोत और उनके तीव्रता का स्तर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का सोर्स, एक साइड लेफ्ट साइड सोर्स दिया गया है और दूसरे साइड क्या है? उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी दी गई है। जैसे रॉकेट जब छूटती है, रॉकेट की जो आवाज होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है रॉकेट से निकली हुई साउंड की, वो 160 से 170 डेसिबल होते हैं, ठीक है। मिसाइल का होता है 180 to 190। साधारण बातचीत जो हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं एक दूसरे से, वो उसका क्या होता है? 40 to 60, है ना, 40 to 60 डेसिबल, ठीक है। ट्रक, मोटरसाइकिल जो रोड वगैरह पे चलते हैं उनकी जो होती है बेसिकली 90 से 95, ठीक है। सायरन जो बजते हैं बेसिकली अलार्म के तौर पे, बहुत बड़े फैक्ट्री वगैरह में जो सायरन वगैरह बजते हैं वो 190 to 20 होते हैं, 200 होते हैं। लाउड स्पीकर जो होते हैं, जो डीजे वगैरह में बजते हैं, उसका 70 to 80 होता है। फुसफुसाहट, अगर धीरे से फुसफुस करके बोले, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको,
उसके कितने होंगे, उसके होंगे 50 to 20, यानी बहुत कम होंगे। ओके अब है हमारा ड्रॉपलर्स इफेक्ट। ड्रॉपलर्स इफेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत आसान है। अगर आप इसको समझ पाओगे, समझ जाओगे तो आपको ये रिलेट करना, इसके फॉर्मूले को लर्न करना बहुत आसान है। ठीक है, पहले मैं इसको आसानी से समझाता हूँ, आसान भाषा में प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप मान लो रोड पे खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे सपोज कि आप यहाँ पे खड़े हो रोड पे, ठीक है, इधर से एक गाड़ी आ रही है, इधर से एक गाड़ी आ रही है ट्रक टाइप की, है ना, इसमें 2 चक्के लगे हुए हैं, सॉरी 4 चक्के होते हैं ना बाइक में, 4 चक्के होते हैं। ठीक है, ये 4 चक्की ये पी करते हुए आ रहा है, पी करते हुए आ रहा है। ठीक है, बहुत स्पीड में आ रहा है, वी वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, और आपको जैसे क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करते हुए आगे चला जा रहा है, पी करते हुए, है ना। तो इसके आवाज को देखोगे, जैसे जैसे गाड़ी आपके पास आते जाएगी और आपसे फिर अगेन आपको क्रॉस करके दूर जाएगी, तो इसके जो पी करने की आवाज है, इसका या इसके गाड़ी से निकलने वाली जो आवाज है उसका साउंड चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे आप रोड पे खड़े हो ना, इसको नोट करना कि ये गाड़ी अगर उधर से स्पीड में साउंड हॉर्न बजाते हुए आ रही है पी, तो जैसे दूर से रहेगी तो उसका आवाज कुछ अलग होगा, लेकिन जैसे से करीब आते जाएंगे उसके साउंड चेंज होते जाएंगे, और आपको क्रॉस करके जब वो बाहर चले जाएंगे तो उसका अलग ही साउंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक थोड़ा सा कोशिश करता हूं, आप इसको रिलेट करना, समझना। पी ऐसा टाइप है ना, शुरुआत में पी क्लियरली सुनाई देगा, धीरे धीरे पी ऐसे, मतलब ऐसे आवाज आएंगे। ठीक है, आप जब आप जाओगे तो आप आसानी इसको सुनोगे तो फील कर पाओगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिस्टेंस होते हैं ना, डिस्टेंस के कारण, या फिर बोले कि सापेक्ष गति के कारण, रिलेटिव मोशन के कारण उसके उसके जो फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाते हैं और एक नया फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है, आभासी फ्रीक्वेंसी, जिसके कारण उसका साउंड जो होता है हमें डिफरेंट सुनाई देता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो ऑब्वियसली साउंड क्या हो जाएगा, साउंड हमें अलग सुनाई देगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं डिफिनेशन। जब ध्वनि उत्पादक एवं, उत्पादक बोले तो सोर्स साउंड का जो सोर्स होता है, एवं प्रेक्षक जो सुन रहा है ना, जैसे कि हम लोग लिसनर हैं, सुन रहे हैं, के बीच आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है, तो प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति में कुछ परिवर्तन प्रतीत होता है। यानी कि रिलेटिव मोशन के कारण जो साउंड सोर्स के द्वारा जो किया जा रहा है उत्पन्न फ्रीक्वेंसी वो, और जो प्रेक्षक के द्वारा सुने जा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी, दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जब दोनों के बीच की दूरी घटती है तो आवृत्ति अधिक, और जब दूरी बढ़ती है तो आवृत्ति कम मालूम पड़ती है। मतलब जैसे ये आपके करीब आता जाएगा, यानी डिस्टेंस कम होता जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगी, और जैसे ही आपसे दूर अगेन होता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, साउंड में अलग अलग सुनाई देता है। तो ये आगे पढ़ते हैं। ध्वनि स्रोत और प्रेक्षक के आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में उत्पन्न आभासी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ड्रॉपलर्स इफेक्ट। ड्रॉपलर्स इसका क्यों नाम आया, क्योंकि इसके साइंटिस्ट जो थे वो, उनका नाम ड्रॉपलर था, इस वजह से इसका नाम ड्रॉपलर, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, ड्रॉपलर्स इफेक्ट। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो इसलिए ड्रॉपलर इफेक्ट कहता है। अच्छा, आप ये मत कह देना कि अगर मैं रहता तो मेरा नाम से ये होता, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। अगर हम भी होते उनके जगह मान में तो ये थ्योरी आसानी से दे सकते थे। ठीक है, तो फिर भी, लेकिन इन्होंने थ्योरी दिया तो इसके सम्मान में इनका नाम रखा गया है ड्रॉपलर्स इफेक्ट। तो जो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही कोई कार आ रही है या फिर कोई भी साउंड सोर्स जो ट्रेवल कर रही है, उसमें रिलेटिव मोशन के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं और दूर चले जाते हैं हमसे, यानी लिसनर जो सुन रहा है, हम सुन रहे हैं ऑब्जर्वर, तो दूर जाने पे क्या होता है, उसके फ्रीक्वेंसी घटते हैं, जिसके कारण अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग टाइप का साउंड सुनाई देता है। ठीक है, अब इसके कुछ अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा, तो इससे फॉर्मूला जो बन के आया, आभासी आवृत्ति, आभासी आवृत्ति बोले तो जो बन के निकल के आया, यानी कि नया फ्रीक्वेंसी है ना, नया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग। प्रेक्षक मतलब जो सुन रहा है, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर डिवाइडेड बाय सोर्स के सापेक्ष का वेग, यानी स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इनटू वास्तविक फ्रीक्वेंसी, जो इनिशियल उसका जो साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, हमारा आभासी प्रतिभा। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, यानी जो सापेक्ष ध्वनि, तो इस चीज को हम फॉर्मूला को कहीं कहीं पे आप देखोगे एफ डैश, आवर्त फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, न्यू, इसमें वी लिखा गया है, इसको आप न्यू पढ़िएगा, न्यू ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करा है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। आप लोगों ने अगर 11th या 10th वगैरह में पढ़ा होगा
तो ये वी के फॉर्म में रहता है लेकिन थोड़ा तिरछा रहता है, ठीक है, मार्कर से लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना, वी डैश है ना। तो वी डैश जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग अलग तरीके से लिख, ये जो फॉर्मूला है हमारा, यानी जो इसको इरेज कर लेता हूँ अगेन, तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस माइनस वी डैश सॉरी वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू एफ ओ इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, है ना, जो साउंड के फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे ये जो फॉर्मूला है हमारा निकल के आया, प्लस माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, तो ये आगे समझ में आएगा कि जब जो सापेक्ष होंगे ना, जब एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, जैसे साउंड यानी कि जो हमारा साउंड सोर्स है, साउंड भी इधर आएगा और हम भी ट्रेवल करेंगे, ऑब्जर्वर भी इधर ट्रेवल करेगा, तो उस केस में प्लस साइन लेंगे, और जिस केस में दूर जाएगा तो उस केस में माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मास्टर फॉर्मूला हमारा हो गया। तो इसी के अब ये जो मास्टर फॉर्मूला है, इसी से स्पेशल केस अलग अलग टाइम पे निकल के आएंगे, जो कि हम देखेंगे कि कब ऑब्जर्वर मूव करेगा, कब लिसनर स्टॉप रहेगा, तो ये हम लोग देखते हैं। ये मास्टर फॉर्मूला जो है इसको आप इसको लिख लेना ज़रूर, यानी न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान कर लेना, ठीक है। तो हमारा पहला है, यदि सोर्स स्थिर, यदि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान है, मतलब जो स्थिर श्रोता जो है, लिसनर ऑब्जर्वर जो है वो स्थिर है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसका क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। तो देखें, इस फॉर्मूला में, मास्टर फॉर्मूला में हम लोग सबको पुट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इसमें कह रहा है जो हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, v। जो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो क्या है, कह रहा है इसमें स्थिर श्रोता जो ऑब्जर्वर जो लिसनर है वो सुन रहा है रुक करके, स्थिर है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इस मास्टर फॉर्मूला में vo के जगह हम 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 0 भी प्लस माइनस 0 लिखें या कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 0 को सम करेंगे तो ये ऑब्वियसली v ही आएगा, है ना, v आएगा। तो v डैश इज इक्वल टू v इंटू ये न्यू है ना, न्यू ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसको आप ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी है, और ये न्यू फ्रीक्वेंसी है ना जो सुनाई देगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, है ना। यदि स्रोत गतिमान है ना, तो गतिमान है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस वी एस, ठीक है। तो वी एस क्या है, स्रोत का वेग, स्रोत का, यानी जो अगर मान लो यहाँ गाड़ी आ रही है, गाड़ी में अगर साउंड लगा हुआ है और ये इधर मूव कर रही है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये रेस्ट कंडीशन में है, तो इधर आ रही है, तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, साउंड सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ओके। नेक्स्ट दूसरा है, यदि स्रोत स्थित श्रोता से दूर जा रहा है। अब क्या है, सोर्स क्या है, स्थित श्रोता से दूर जा रहा है, और स्थित श्रोता अगेन क्या है, रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओनली ऊपर में भी आ गया। अब नीचे प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि श्रोता से यदि सोर्स श्रोता से दूर जा रहा है, तो श्रोता से दूर जा रहा है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस में आ जाएंगे, ठीक है, v प्लस वी एस, है ना, इंटू एस, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि श्रोता स्थित श्रोता से दूर जा रहा है, ठीक है, सॉरी ये दूर नहीं होगा, ये पास होगा, तभी तो ये प्लस साइन लग रहा है, ये पास वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लेंगे, पास जा रहा है ना, पास जा रहा है, तो ये पास जा रहा है तो उस केस में प्लस लेंगे, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएगा, क्योंकि पास आएगा तो साउंड और क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ओके। यदि श्रोता लिसनर स्थित स्रोत से दूर जा रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे श्रोता लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान रख लेंगे कि ये सही है, जो दूसरा है ना फॉर्मूला वो सही है, उसमें कुछ सही हटाना नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ श्रोता सेकेंड में लिखा है, लेकिन यहाँ श्रोता लिखा हुआ है। यदि श्रोता स्थित स्रोत अब क्या है, स्थित है, मतलब जो हमारा गाड़ी है वो रेस्ट कंडीशन में है, और क्या है कि जो हमारा श्रोता है, ये श्रोता
स्रोत से दूर जा रहा है, ये जो सोर्स है इससे दूर जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी, इस केस में जो नए फ्रीक्वेंसी हो गए वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, श्रोता का वेग, वो क्या है, v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, vo वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो उसको हम लोगों ने माइनस किया। और नीचे जो साउंड सोर्स है उसका क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो 0 है, तो वो वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस ये जो सोर्स है, साउंड का सोर्स, वो रुका हुआ है, तो ये 0 हो गया, प्लस माइनस 0 ले तो ये सिर्फ v बचा, तो v माइनस vo डिवाइडेड बाई v इंटू न्यू, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो ये हमें आभासी वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फोर्थ क्या है हमारा, यदि श्रोता स्थित स्रोत की ओर गतिमान है, स्थित स्रोत की ओर गतिमान है, तो जो हमारा सोर्स है, यानी कि अगर सोर्स की बात करें, जो हमारा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यहाँ से, और एक मेन इसके तरफ क्या कह रहा है, श्रोता स्थित स्रोत की ओर गतिमान है, ये स्रोत की ओर गतिमान है, इसके तरफ गतिमान है। इससे पहला वाला केस था क्या, ये दूर जा रहा था इससे, लेकिन इसमें क्या है, ये इसके पास आ रहा है, ओके। इस केस में क्या है, ये इसके पास आ रहा है, ठीक है, तो इसका कुछ वेलोसिटी vo होगा, तो ऊपर में वेलोसिटी v प्लस में आ जाएगा। जब पास आएंगे साउंड के सोर्स के तो हमेशा उसको प्लस में लेना है, और जब कोई दूर जाएंगे एक दूसरे से तो उसमें माइनस लेना है, बीच वाले साइन में माइनस लेना है, ठीक है। तो इस केस में प्लस होगा, क्योंकि साउंड जो सुनने वाला है वो सोर्स के नजदीक जा रहा है, ठीक है। तो v प्लस vo डिवाइडेड बाई v, और यहाँ पे प्लस माइनस 0 कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, साउंड सोर्स की, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसलिए नीचे प्लस माइनस 0 लिखें या ओनली v लिखें, और ये क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सिस्टम, ठीक है। और ये जो निकल के आएगा वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी मूवमेंट के कारण आ रही है, ड्रॉपलर इफेक्ट के कारण आ रही है, वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, यदि श्रोता व स्रोत एक दूसरे की ओर गतिमान है, मतलब ये जो हमारा साउंड सिस्टम है ये भी आगे जा रहा है, और जो सुनने वाला आदमी है वो भी एक दूसरे की ओर करीब जा रहा है। तो ये एक दूसरे को जब करीब जा रहे हैं तो ऊपर में क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, नीचे माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाले हैं वो एक बात ध्यान रखें कि ऊपर में जो साइन होगा उसके नीचे वाले क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्यों, आप ऐसे समझो कि अगर ये साउंड सिस्टम हमारे पास आता, हम अगर इसके पास जा रहे हैं और ये हमारे पास आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो उसको बढ़ाने के लिए साइन का कन्वर्ज, जो याद नहीं रखें आप इसको प्रैक्टिकली सोचें, मैं प्रैक्टिकली याद करने का अभी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप आसानी से लर्न करना, ठीक है। ये तो तय हो गया कि v प्लस माइनस vo डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस vs होगा, ये फॉर्मूला होगा, इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसा होगा। अब कोई इलिमिनेट होगा तो उस केस में जो मान लो वेलोसिटी जिसका 0 होगा तो उसको इलिमिनेट कर देंगे। जैसे अगर आपने देखा था कि अगर साउंड सोर्स हमारा 0 था तो इसमें नीचे 0 पुट किए थे। अगर किसी केस में वेलोसिटी यानी मेन अगर रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि रुका हुआ है, तो उसमें ऊपर vo के जगह 0 पुट किया था। अगर दोनों की वेलोसिटी होगी तो दोनों की वेलोसिटी पुट करेंगे, किसी एक की होगी तो किसी एक की 0 पुट कर देंगे। अब बात करते हैं बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो साइन कन्वर्जन में कंफ्यूज होते हैं, ये प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। तो इसको प्रैक्टिकली अब सोचो, है ना, प्रैक्टिकली सोचो और उस साइन को याद करना आपको आसान हो जाएगा। अब समझो कि अगर यहाँ एक डीजे होता और आप अगर इसके पास आते तो क्या होता है, इस डीजे के जितने पास जाते और डीजे जितने आपके पास आता उतना इसका साउंड आपको ज्यादा सुनाई देता। दैट मीन्स जो नए फ्रीक्वेंसी है वो उतने बढ़ जाते। तो अब आपको ये सोचना है कि इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमें कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा। तो चूंकि नई फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ाना है तो V और VO यहाँ लिख दिया और नीचे क्या लिखा V और VS। अब साइन अभी हमें नहीं पता है, अभी नहीं डालना है, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों पास जा रहे हैं तो क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को हम ऐसा कौन सा साइन दे कि इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस ऊपर में हमें ऑब्वियस सी बात है प्लस साइन का यूज करना पड़ेगा, तभी तो ये नए फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएंगे, ये जो नए फ्रीक्वेंसी निकल के आएंगे वो बढ़ जाएंगे। और अब देखो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो उसके लिए नीचे कौन सा साइन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो नीचे का वैल्यू कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। कम होने के लिए क्या होना चाहिए, माइनस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन उल्टा होता है। जैसे माइनस होगा तो नीचे का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और जितना नीचे का वैल्यू घटेगा ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। ओके, तो आप इस साइन कन्वेंशन को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस साइन को अब नेक्स्ट वाले में अप्लाई करेंगे, जिस ट्रिक को मैंने बोला है कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, डीजे के पास जाएंगे तो कैसे बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो कैसे घटेगा, इस हिसाब से सोचते हुए अगर हम नेक्स्ट में अप्लाई करें तो आप देखना कि 100% फॉर्मूला आप ड्राइव कर लोगे खुद से। ओके, तो 6 में क्या है, यदि
तो 6 में देखेंगे, कह रहा है कि यदि श्रोता एवं स्रोत एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब जो हमारा डीजे है ये डीजे दूर जा रहा है और आप जो हो ये आप भी दूर जा रहे हो, यानी कि आपको भी अब सुनने का मन नहीं है, आप बोले कि यार बहुत देर से डीजे सुन लिया, अब मैं घर जा रहा हूँ। डीजे वाला भी बोल गया कि ठीक है, अब जितना पैसा दिए थे उतना पैसा आपका असूल हो गया, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो डीजे को भी सुनाने का मन नहीं है और आपको भी सुनने का मन नहीं है, तो ये दूर जा रहा है। दैट मीन्स क्या, फ्रीक्वेंसी कम होएगा। तो अब फ्रीक्वेंसी को कम करना है, तो अगेन अब फॉर्मूला को डिराइव करते हैं हम अपने नए ट्रिक से, ठीक है। वी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में वी होता है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, और ये क्या होते हैं वी अगेन, और यहाँ क्या होते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इनटू जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होते हैं। अब इस बीच में साइन का लोचा होता है, ठीक है, तो साइन डिसाइड करते हैं। तो अब क्या है, अपन को फ्रीक्वेंसी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है यानी वी डैश, उसको क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि अब हमको सुनने का मन नहीं है, ठीक है, और डीजे वाले को भी सुनाने का मन नहीं है। तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में निगेटिव साइन यूज करेंगे, न्यूमिनेटर में माइनस साइन का यूज करेंगे, तो ऊपर वाला वैल्यू घटेगा और उसके बाद ये भी घट जाएगा अपने आप। और नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर की बात करें तो इसमें ऐसा क्या करें कि ये वैल्यू घटेगा, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस का साइन जैसे ही यूज करेंगे तो नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा, और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर नीचे वाला वैल्यू बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप। और ये बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस प्लस फ्रीक्वेंसी, है ना, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये छोटा सा ट्रिक है, इस फॉर्मूला को आप पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। ये थोड़ा साइन कन्वेंशन में इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको बार बार पढ़ें। और हमारी जो वीडियो है आज की बहुत लंबी हो गई है, तो इसको आप क्या करें, ये 2-2 चैप्टर का कम्बिनेशन हो गया और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा थे, तो आई थिंक लगता नहीं है कि हमें इस वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाएंगे। अगर डिस्कस करेंगे तो ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन खैर फिर भी बड़ा भी हो जाएगा, तो मैं भी कोशिश करूंगा इसी वीडियो में इसके क्वेश्चन को डिस्कस करूं। तो नेक्स्ट है अब हमारा इस सारे फॉर्मूला को 2-3 बार पढ़ें, 3-4 बार पढ़ें, और जब तक इसको नहीं समझे साइन कन्वेंशन को तब तक आप इसको पढ़ते रहें, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक बोला है, अगर आपको थोड़ा सा भी उसको रिलेट कर पा रहे हैं तो उससे आप समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इको प्रतिध्वनि, यानी जैसे कि अगर हम लोग खाली कमरे में या कोई हॉल वगैरह में जाकर के जोर से बोले, कुछ भी अपना नाम ले तो वो क्या, या कुछ भी नाम ले कुछ भी बोले तो क्या होता है, वो रिपीट होता है। तो इसी रिपीट करने का जो फेनोमेनन है उसी को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इको। तो इसके डिफिनीशन को आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, मूल ध्वनि को अपेक्षा प्रतिध्वनि मंद होता है, मतलब जो एक्चुअल साउंड होते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो इको निकल के आते हैं वो उनकी आवाज उससे कम होती है। जैसे आप हॉल में जाकर के जोर से बोलो, ठीक है, मैं पागल हूं, तो मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, धीरे धीरे आवाज क्या होता है, कम होता जाता है, मतलब जो इको निकल के आ रही है वो क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव लगभग 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी कि सेकेंड के 10वें हिस्से तक, सेकेंड का 10वां हिस्सा तक हमारे माइंड में किसी भी साउंड का इफेक्ट रहता है। लास्ट बट इंपॉर्टेंट ये मैक नंबर है, इसको डिस्कस करने के बाद हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथ हो गई है। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह, परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को श्रोता से कम 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। मतलब इको के लिए क्या, अगर मान लो हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं तो दीवार का जो यहाँ अगर दीवार से टकराने वाली है तो इससे क्या होना चाहिए, कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े होंगे तो ही इको हमें स्पष्ट सुनाई देगा। नेक्स्ट हमारा मैक नंबर। मैक नंबर बेसिकली क्या है, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप तथा दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। तो मैक नंबर क्या है, बेसिकली रेशियो ऑफ जो बॉडी है उसकी स्पीड और उसी माध्यम में ध्वनि की स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज टू स्पीड ऑफ बॉडी का रेशियो क्या कहलाता है, मैक नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि का कारण है।
तो ये क्या है, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का टक्कर, ध्वनि का परिवर्तन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इको के टाइम पे, तो ध्वनि का परिवर्तन होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको मैं क्या करता हूँ कि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं डिस्कस करूँ। टोटल 20 के आसपास क्वेश्चन है, मोर देन 16 क्वेश्चन है इसमें। तो जब इसके PDF यानी इस वीडियो के PDF हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको जल्दी, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर के वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। साथ के साथ अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो हमें कमेंट में बताएं किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो मैं उसका आंसर जो है आपको बता दूंगा कमेंट में ही। ओके, ठीक है। ओके, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।